वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उस रीजनल डायलॉग की जो ज़रूरी है पैरेलल टू जो कुछ भी अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहा है। और फारूकी साहब का ख्याल ये है कि जब तक चीन और रूस जो है इस मामले में अपनी जिसे कह लें इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये मामला। मैं पहले सबसे पहले डॉक्टर साहबा को मैं थोड़ा डॉक्टर नवीद साहब मैं ज़रा पहले डॉक्टर साहबा से बात कर लूँ। डॉक्टर साहबा, ये हम R4 की बात करते हैं, ठीक है, कुछ और ममालिक शामिल होने चाहते हैं, वो भी बात दुरुस्त है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अपनी जगह पे है, लेकिन जब चीन जो है वो बिलीव नहीं करता इस बात के ऊपर कि वो कोई हेजमोनिक डिज़ाइन रखे या वो मुदाखलत करे, रूस पहले से एंगेज है यूक्रेन के अंदर और अभी तक वो मामला जो है उसके कंट्रोल में नहीं। ऐसी सूरत में ये जो रीजनल डायलॉग जिसकी बात फारूकी साहब कर रहे हैं, अगर ये हम नहीं कर पाते तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि अगर ये स्ट्रेटेजिक पॉज है और इस स्ट्रेटेजिक पॉज के बाद अमेरिका दोबारा हमलावर होता है या इसराइल दोबारा हमलावर होता है, वेस्ट भी अगर साथ मिल जाता है, तो ये जो सिचुएशन होगी ये तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। क्योंकि ईरान के पास अगर शारक अबनाए हुर्मुज की शक्ल में है तो वो तो उसने बंद करने को, अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा। अब उस सूरत में मशरिक वस्ता क्या करेगा और वेस्ट क्या करेगा और दुनिया की सिचुएशन क्या बन जाएगी? देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक पॉज है इसमें और जिस डायलॉग का आप जिक्र कर रहे हैं, ये इसकी बैकिंग पे चाइना का जो फ्यूचर का विजन है, जो उनका मल्टीपोलैरिटी है जिसे, और रशिया जिसे मल्टी नोडल फ्रेमवर्क कहते हैं। ये जो मल्टीपोलैरिटी और मल्टी नोडल फ्रेमवर्क है जो दोनों डिफरेंट तरीके से इसको दिखाते हैं और बताते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो आगे लेके चलेंगी और इन्हीं के ऊपर बात हो रही है। अब इन पे बात क्या हो रही है कि ये इस रीजन के ममालिक जो हैं वो क्या करें, क्या एक दूसरे के साथ जो है अपनी इंपीरियल राइवलरी से लेकर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स तक और पता नहीं किस किस किस्म के, क्योंकि हजारों सालों से हम इकट्ठे हैं, हमारी दोस्तियों और दुश्मनियों की फहरिस्त बहुत लंबी है पूरे रीजन की। तो क्या करें फिर? तो चाइना के का ख्याल है कि हमें फंक्शनल रिलेशन में रहना चाहिए और विन विन कॉपरेशन करनी चाहिए। विन विन कॉपरेशन तो इकोनॉमी से हो सकती है और किस चीज से हो सकती है, साथ में सिक्योरिटी इंडिविजिबल कर लेते हैं। जो नहीं अपने आप को बचा सकते उनको कोई सिक्योरिटी अम्ब्रेला देते हैं, माइनस चाइना जो कि सामने नहीं आएगा, उनकी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, लेकिन पीछे वो बहरहाल मौजूद है। अगर ईरान हमें आज अपने पैरों पे खड़ा हुआ नजर आता है और बाज ईरानी आपको ये हुब्रस दिखाते हुए भी नजर आते हैं, उनको इसको भी कंट्रोल करना चाहिए कि शायद वो अकेले ही हैं और उन्होंने अकेले ही मैदान मार दिया है। बहुत ज्यादा चाइना का हाथ है। अगर वो डिटेल मंजर आम पे आ जाएं कि काइनेटिकली कहाँ कहाँ चाइना और रशिया इन्वॉल्व रहे हैं और इवन पाकिस्तान जो है इनको सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की अम्ब्रेला फ्राहम करने में कितना जो है वो इन्वॉल्व है, तो बात बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन हम अगेन, ये पूरा रीजन या तो इकट्ठे हारेगा या इकट्ठा जीतेगा, हमारी ये डॉक्ट्राइन है। बहुत मशहूर से प्रोफेसर हैं ईरान के, तो जब उनसे पूछा गया, हर टीवी हर आपको आउटलेट पे पैरेलल पे बैठे हुए दिखाई देंगे, तो चूंकि मेरा सिमियोटिक और मीडिया जो है वो सब्जेक्ट है, तो चीजें कैसे बोली जाती हैं, जेस्चर कैसे होते हैं, उन पे मेरा ध्यान जरा ज्यादा चला जाता है, बाय डिफॉल्ट चला जाता है। तो उसमें वो उनसे पूछा गया, जी पाकिस्तान के विजिट के बारे में आपकी राय, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बायलैटरली था और हम ये देख रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग अबाउट अ लैंड रूट टू इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी भी अगर आपके दिमाग में इंडिया है और लैंड रूट टू इंडिया भी है और हमारे साथ आप बायलैटरल हैं, तो मेरा पॉइंट ये है कि हम इकट्ठे हारेंगे या इकट्ठे जीतेंगे। और यही जो है फारूकी साहब जो जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि आखिर वो गिद्दड़ सिंगी होने वाली क्या है, वो ये है कि सब जो है वो अपनी अपनी जगह पे समझ जाएं कि हमें एक दूसरे के साथ लड़के भिड़के कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो प्रॉब्लम हमारे बायलैटरल हल हो सकते हैं वो बायलैटरल करते हैं, जो ट्रायलैटरल हैं उनको ट्रायलैटरल करते हैं। बाकी किसी में अगर किसी की मफाहमत की जरूरत है, किसी को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, तो बीच में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन विन विन कोऑपरेशन पे और इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे काम करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है यहाँ पे या तो इरेलीवेंट हो जाएगा या फिर रिकैलिब्रेट करेगा या एसिमिलेट कर जाएगा इसी सिस्टम के अंदर। बहुत पेचीदा सिस्टम है, समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो करें तो भी आपको दिखाई नहीं देता। कभी कभी आप झंझला जाते हैं कि चाइना कहाँ है, गजा के जेनोसाइड में कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो उसमें उनका कहना यह है कि जब आपका दुश्मन गलतियां कर रहा हो तो उसको करने दें। वहां पे वो आपको पॉलिटिक रियाल खेलना शुरू कर देते हैं कि वो उसमें कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है।
वो आपको कभी नहीं कह रहे हैं कि आप पे कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तो हम दौड़ते हुए आ जाएंगे, नहीं, नहीं करेंगे, उनकी हिस्ट्री में नहीं है। तो अगर उनकी हिस्ट्री में इंटरवीन करना नहीं है, तो फिर उनको इंटरवीन करने के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, जिसपे वो काम कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने बेसिस बनाने की बजाय बेल्ट एंड रोड पे अपने लॉजिस्टिक हब बनाए हैं। अब पता नहीं वहां पे एक यूनिट जितने फौजी रखे हैं या नहीं रखे सिक्योरिटी के लिए, सुनने में तो आया है कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस है, बट दे आर लॉजिस्टिक हब्स, वो बेसिस नहीं है। तो बात कहां जाती है, किस तरफ जाती है, हमें ये नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हम ग्लोबल साउथ के लोग थक गए हैं और हमें चेंज चाहिए। और वो चेंज हमें कैसे मिल सकती है? एक एक्सपेरिमेंट करके मिल सकती है। एक एक्सपेरिमेंट हमने दूसरी जंग अजीम के बाद किया, जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अब एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं, जिसके अंदर हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है, जिसमें हम खुद शामिल भी हैं, जिसकी सारी बातें कानों को भी भली लग रही हैं, सारे तार जो हैं वो अपनी जगह पे भी हैं, सारे नोट्स भी ठीक हैं, ट्यूनिंग भी ठीक है। अब वो होना कैसे है? उसमें कोई एक कंट्री जो है वो बीच में से कहे, जैसे इंडिया उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, जैसे अफगानिस्तान जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनका क्या किया जाएगा? इंडिया जो कि ब्रिक्स में होके कहता है कि यूरोप को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, सॉरी ब्रॉडर वेस्ट को, कि मैं ब्रिक्स में हूं भी और डी डॉलराइजेशन नहीं होने दे रहा हूं। तो ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। इसमें अगर कोई आपको ये चूरन बेच रहा है कि यहाँ पे एक जगह पे बैठकर एक फ्रेमवर्क जी तैयार हो रहा है, नहीं, ये फ्रेमवर्क है जिसके पीछे थॉट प्रोसेस है रशिया और चाइना के विजन का। तो ऑफ कोर्स फिर उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो रहेगा, और जो कुछ भी अभी भी हो रहा है उनकी ब्लेसिंग से हो रहा है, उनकी परमिशन से, उनकी मीडिएशन से हो रहा है। वो फ्रंट पे आए या ना आए, जहां उनकी जरूरत पड़ती है वो असलाह भी दे रहे हैं, वो मशावरत भी दे रहे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजीज भी दे रहे हैं। ठीक। और वो चाह रहे हैं कि यहाँ से अमेरिका चला जाए, लेकिन इस तरह से नहीं कि यहाँ पे जो है वो तीसरी जंग अजीम शुरू कर ली जाए। तो बात जो है वो अब, लेकिन अमेरिका बहुत ओपन है अपने एक्शंस में, वो बहुत वोकल हैं, वो बहुत उनके अमेरिका। मैं डॉक्टर नवीद साहब, ये जो बात डॉक्टर साहिबा ने की है, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ठीक है, एक सिक्योरिटी है, एक मईशत है। मईशत की बात, मुझे तो अगर सिक्योरिटी होगी तो मईशत डेवलप हो सकेगी, इसीलिए शायद फोकस पहला जो है वो सिक्योरिटी होगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इसराइल और वो ताकतें जो चीन और रूस की एंटी हैं, वो ये जो हम एक्सपेरिमेंट जिसको करना चाह रहे हैं दूसरी जंग अजीम के बाद, क्या वो हमें करने देंगे, या भारत और अफगानिस्तान समेत जितने भी स्पॉइलर हैं, कुछ अरब ममालिक भी हैं एक दो, वो जो है इसकी राह में रुकावट नहीं बन जाएंगे? देखिए, इस वक्त सिचुएशन तो फ्लूइड है, तो हम काफ़ी हद तक एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर शाजिया ने और खालिद फारूकी साहब ने किया है, बड़ा एलैबोरेट एनालिसिस किया है। कुछ हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इन द फ्यूचर, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, बाकी चीज़ें सारी डिस्कस हो गई हैं, कि आप देखें कि जो स्ट्रेटजी थी, अमेरिकन स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, किसी पे हमला भी करना है तो लॉन्ग डिस्टेंस फोरेस मिसाइल यूज किया या स्टेल्थ बॉम्बर्स यूज किए, ताकि जवाबी तौर पे हमारे पास कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन ईरान ने जो नई गेम खेली कि उनकी बेसिस पे हमला करना शुरू कर दिया गल्फ स्टेट ने, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, बेसिस अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने खड़ी की हुई थी, दे आर बिकमिंग अ लायबिलिटी। तो ये इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव चेंज इन द, उनको पीछे दे विल हैव टू स्टेप बैक एंड गो टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन, देखने के लिए कि अब हम क्या करें। ये जो हमने इतने मेहनत से बनाए थे बेसिस, उन्हीं पे वो हमला करना शुरू कर दें और आगे से जवाब देने की पोजीशन में ना हो वो ममालिक। उनके पास पैसा भी है, उन्होंने वेपन्स भी लिए हुए हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि हमने थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये जो चेंज अभी आनी है, ये देखने की वाली होगी कि ये क्या चेंज आएगी, क्या स्ट्रेटजी में अमेरिकन जो उनकी एग्रेसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें क्या चेंज आएगी। और जहाँ तक बात रशिया और चाइना की है, देखिए चाइना बड़ा क्लियर है अपने बारे में। 25 साल पहले उन्होंने कहा था कि फॉर गुड 50 years वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज एनी वॉर, और 50 साल बाद फिर कोई और इस काबिल नहीं होगा कि हमारे से वो वॉर कर सके, जो इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो मेरा ख्याल है वो अभी भी इस पे कायम है, और पाकिस्तान को भी हमेशा वो मशवरा देते रहे हैं कि आप अपने जो फ्यूड है इंडिया के साथ उसको फ्रीज करें, अपनी इकोनॉमिक वेलबींग का सोचें। जब आप वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आप
फेस करने की पोजीशन में होंगे तब आप देख लीजिएगा। एवीएम एजाज साहब, ये जो बात है अपने आप को स्ट्रेंथन करने की, और पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री स्ट्रेटजी भी हमारे सामने है वो नजर आ रही है। पाकिस्तान लग ऐसे ही रहा है कि ऑलमोस्ट चीन के फुटस्टेप्स जो है फॉलो कर रहा है, कोशिश कर रहा है उनको फॉलो करने की, लेकिन हमारे यहाँ भी स्पॉइलर ये भारत की सूरत में, अफगानिस्तान की सूरत में, दो साइडों से तो हमारे पास मौजूद हैं। इसको कैसे टैकल किया जाएगा, और खासतौर पर ये जो ब्लीड करने वाला मामला है, ये अगर साथ साथ चलता रहेगा कितना अर्सा सर्वाइव करेगा? इसके बगैर तो हमारी इकोनॉमी दुरुस्त नहीं हो सकती। जब तक सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी, इकोनॉमी दुरुस्त हो नहीं सकती। तो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? क्या बातचीत रास्ता है, या जैसे कह लें बहुत ऑफेंसिव, जिस तरह अमेरिका ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ चलता है, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है? देखिए, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, अगर मुझे इजाजत दें, तो जो पहले पॉइंट डिस्कस हो रहा है, सब साथियों ने बड़ा डिटेल में सारे पहलू देख लिए। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। फ्यूचर डिस्कोर्स क्या होगा इस रीजन में, और पीस का फ्यूचर क्या होगा, वो उसमें एक चीज को हम नजरअंदाज कर गए, वो ये है कि ईरान कैसे बिहेव करेगा। ईरान क्या इस जंग के बाद जो नोशन ऑफ विक्ट्री लेके ईरान आगे चल रहा है, कहीं वो ईरान में वो एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट और वो चीज इंड्यूस तो नहीं कर देगा, जहां पे वो ये समझे कि वो अब इस एरिया में राइटफुली एक बुली बन जाएगा, और छोटे ममालिक को, खलीजी ममालिक को वो जो है कंट्रोल करेगा, और वो नैरेटिव, जैसे अभी बहरैन को, ये जो अभी बात की थी फारूकी साहब, जैसे बहरैन को अभी थ्रेट किया उसने जी, तो वो क्या, वो ईरान कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान में हार्ड लाइनर्स जो हैं अपनी इस विक्ट्री को इतना ओवरवेलमिंगली वो सेल करेंगे अपने डिसीजन मेकर्स को, कि वो उसमें से वो जो बेटर सेंस इस वक्त हमें नजर आ रही है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, हम अपने आप को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो इकोनॉमिक रिवाइवल और मेन स्ट्रीमिंग वर्सेस बीइंग अ सुपर मिनी सुपर पावर इन द रीजन अगेंस्ट हेल्पलेस, और जो बिल्कुल एक डिन्यूडेड किस्म के, आपको नहीं लगता कि जो चीन है, चीन जो है उसका जो लेसन है वो लर्न किया जा रहा है, ईरान के साथ भी वो बहुत क्लोज है? आपको नहीं लगता कि जो चाइना है वो ईरान को उस फॉल्स पावर की जो एक जैसे कह लें कि एक ख्याली दुनिया है उसमें नहीं जाने देगा, उसको रियलिस्टिक उसके अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में मदद देगा? जी, इसमें मैं कम से कम समझता हूं, देखिए पास में भी एक सिल्वर लाइनिंग थी कि सऊदी अरेबिया को और ईरान के दरमियान जो है कुर्बतें करने में चीन ने बड़ा रोल प्ले किया जी, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो शायद मैनेजेबल हैं, क्यों, लेकिन जो सबसे बड़ा जो डॉक्टर साहब फरमा रही थी, देखिए सऊदी अरेबिया के साथ उनके सिविलाइजेशनल, उनके आइडियोलॉजिकल, उनके हर तरह के इख्तलाफात हैं, और वो डीप रूटेड हैं। अगर आज हम ये वी विल बी वेरी नाइव टू से कि जी आज चूंकि एक अमेरिकन थ्रेट आई एक, तो उसकी वजह से वो आपस में सारे शीरो शिकर हो जाएंगे, चक्कर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अभी भी पोस्ट वॉर जैसे जैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी और चीज़ें शेप लेना शुरू करेंगी इन रिजल्ट ऑफ ये MOU और जो उसके बाद एक्शन प्लान जो एक्सपर्ट लेवल पे अभी बनना है, उसके बाद वो चीज़ों को मजीद फाइन ट्यून करते रहेंगे, और उस सारे प्रोसेस में चाइना का एक रोल है, वो सामने आए या ना आए। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर ये आपस में रिकंसिलिएशन नहीं होती तो पाकिस्तान इतने डाइवर्सिफाइड जो इंटरेस्ट वाले दोस्त ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? ठीक है, तो ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग टाइम है, और यकीनन यकीनन वो जो ये तो अब हम तो जरा डिस्कशन उसी बेस पे कर रहे हैं ना, अभी तो जो क्या होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बट स्टिल फारूकी साहब आपका जो पर्सपेक्टिव था उसमें चीन यकीनन गाइडिंग फोर्स तो रहेगी ना।
और अगर रीजनल ये जो डायलॉग है, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी को अगर पहले चुना गया है, तो इसका मकसद तो एक्चुअली मईशत की बहाली है, जो डॉक्टर वीज़ से भी कहा, डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि एक्चुअल पर्सपेक्टिव वो जो माशी इस्तेहकाम हासिल करने का और शराकतदारी से इस्तेहकाम हासिल करने का। आपको नहीं लगता कि ये तमाम ममालिक को ये रियलाइजेशन हो पाएगी और वो समझ पाएंगे बशमूल ईरान? देखिए, मसला ये है कि चीन के तनाजुर में अगर हम देखें तो कोई चीन जैसी मईशत जो है, और मईशत किसी की भी जब इकॉनमी का मसला आता है तो वो मजहबी एलिमेंट्स के साथ उसकी ज़्यादा साझेदारी नहीं चलती। आप दुनिया में कहीं भी चीन की किसी ऐसे मुल्क के साथ दोस्ती नहीं दिखा सकते ज़्यादा जो मजहबी बुनियादों पर हो, और ईरान इस वक्त दुनिया की वाहिद एक ऐसी ताकतवर रियासत है जो मजहब की बुनियाद पर खड़ी है। अब ये कितने ममालिक के लिए काबिल कबूल है? क्या यूरोप और अमेरिका इसको मानते हैं? क्या रशिया और चाइना भी इसको इस तरह मानते हैं? रशिया एक सेकुलर कंट्री है, चाइना एक सेकुलर कंट्री है, यूरोप जो है वो अपने नज़रियात में सेकुलर है अगरचे, और अमेरिका भी सेकुलर है अगरचे। जेडी वैंस साहब ने नए नए वो कैथोलिक हो गए हैं और उन्होंने कम्युनियन किताब जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने कहा है मैं खुदा की तरफ वापसी, उनकी बुक भी आई है, उस पर कुछ तनकीद भी हो रही है, पता नहीं वो किस मकसद के लिए इस टाइम पे आई है। मसला ये है कि जो इस इलाके का मुस्तकबिल है ना वो, और फिर पाकिस्तान की क्या सोच होनी चाहिए। दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहूँगा। नंबर एक तो ये कि अमेरिका की पॉलिसी इन फ्यूचर इस रीजन में ये होगी कि वो तुर्की को इसके ईरान के मुकाबले में ले आए। अगर ईरान अपने करीबी हमसाया ममालिक को खौफजदा रखता है, ये जो मैंने पहले बात कही बड़ी रियलिस्टिक सी बात है, तो यहाँ पे तुर्की आएगा इन मुल्कों को सपोर्ट करने के लिए। तुर्की का जितना यूरोप से ताल्लुक है उतना इस रीजन से ताल्लुक है, पाकिस्तान से भी ज्यादा जो उसका ताल्लुक पूरे फ़िलिस्तीन के खिते से, पूरे अरब रीजन से। इस रीजन में आपको पता है कि तुर्की का पूरा एक रोल रहा है। जी। सो तुर्की उस तरफ वापसी का सोच सकता है, तुर्की पावर ले सकता है, तुर्की डोमिनेट कर सकता है, और तुर्की को अमेरिका की पुश भी होगी कि एक वो इसराइल को भी बचाए और तुर्की को भी लेके आए। दूसरी बात मैं पाकिस्तान के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को हमेशा गैर जज्बाती किस्म की खारजा पॉलिसी रखनी चाहिए। खारजा पॉलिसी में जब आप जज्बात ले आते हैं, जब आप एयरपोर्ट्स पे छतरियाँ पकड़ पकड़ के दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं, दुनिया इसको अच्छा नहीं समझती। आप मतवाजन किस्म की खारजा पॉलिसी रखें। आप याद रखें, हम काबुल चले गए थे चाय पीने, हाँ जी, और हमें आज तक, और काबुल में जो लोग बरसे इक़दार आए थे वो हमारे गले पड़ गए। वो जत्था हमारी वजह से वहां पे आया और हमारे वो गले पड़ गया। अब जो आपके पास मिलने के लिए आ रहा है वहां भी आप ताल्लुकात में तवाज़ुन रखें। जब आप ईरान के करीब जाते हैं, जितना करीब जाते हैं, बहुत ही नेचुरल सी बात है कि पूरा अरब रीजन आपसे उतना हटेगा। आपको उसमें बैलेंस रखना है। आप एकदम किसी को दोस्त ना बनाएं, किसी के साथ अपनी दुश्मनी पैदा ना करें। ये चीजें पाकिस्तान की हुकूमत। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर शादिया चीमा साहबा, एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, डॉक्टर नवीद इलाही और खालिद फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर तौर जो रियासतें हैं वो अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, और एक हर एक के ताल्लुक़ के अंदर एक मतवाज़न पहलू जो है वो रहना चाहिए। जज्बातियत से आरी होकर ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं ये डेवलप की जाती हैं। पाकिस्तान को भी इसी तरह से एक मतवाज़न पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना है। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।